To make your past papers practice more effective and more efficient, I want you to go down into the description below और वहाँ पे जो पहला लिंक है उसको आप क्लिक कीजिएगा एंड इट विल टेक अप यू टू दिस वेबसाइट। इस वेबसाइट में प्रेस दिस ओ लेवल्स कॉमर्स एमसीक्यूज और इस वीडियो में हम जो भी पेपर कर रहे हैं लेट्स से मई जून उसकी आप यहाँ पे डिटेल डाल दीजिए। P1 है एंड हियर यू गो। अब इसमें आपने क्या करना है, जब भी हम कोई क्वेश्चन करें पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर जो कि आपके ख्याल से आंसर हो सकता है इसका, लॉजिक लगाइए इस पर एंड देन चूज योर आंसर और फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए, जो भी एक्चुअल आंसर था उसको आप यहाँ पे चूज कर लीजिए, ठीक है। एंड देन सिमिलरली डू इट फॉर क्वेश्चन नंबर 2, डू इट फॉर क्वेश्चन नंबर 3, ऑल द वे टिल क्वेश्चन नंबर 40 एमसीक्यूज होते हैं P1 के अंदर। एंड देन यू कैन सबमिट योर आंसर और यहाँ पे आपका कैलकुलेटर होके आ जाएगा कि भी आपने कितने मार्क्स आपको मिले, आपकी कितनी परसेंटेज बनती है और आपका क्या ग्रेड आएगा इस मार्क्स के ऊपर P1 के अंदर, ठीक है। अभी हम ओवरऑल ओ लेवल्स कॉमर्स के ग्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। ये ग्रेड किस यानी किस बेसिस के ऊपर हम निकाल रहे हैं, यू कैन वॉच और वीडियो ओ लेवल्स कॉमर्स ग्रेड थ्रेशोल्ड के नाम से चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। वहाँ पे हमने पिछले 15 से 20 सालों के ग्रेड थ्रेशोल्ड्स लिए हैं और उनका हमने एक ना एवरेज निकाली और एवरेज निकाल के हर वेरिएंट हर कंपोनेंट की हमने एक मिनिमम एक मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट बना ली कि आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे किसी भी इंडिविजुअल ग्रेड को अचीव करने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल इन P1 पाकिस्तान के अंदर जो आपका 12 होता है वेरिएंट, वहाँ पे आपको चाहिए 32 या 32 से अब आपको चाहिए होंगे, तो उस पे फिर आपको जाके ए मिलेगा। ए स्टार इंडिविजुअल कंपोनेंट की सतह के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता, वो जब दोनों कंपोनेंट को मिलाते हैं P2 और फिर P1 तो फिर जाके आपका ए स्टार कैलकुलेट होता है। सो यू कैन शेयर योर रिजल्ट विद मी एज वेल। यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, आप अपना व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा एंड देन आई कैन गेट बैक टू यू विद सम गाइडेंस एंड सम फीडबैक ऑन योर रिजल्ट। विद दैट सेड, आप वीडियो देखिए, टेक केयर। वेलकम बैक टू आवर थर्ड वीडियो इन दिस सीरीज। हमने 5 पेपर 1 कवर अप करने हैं और हमने 5 पेपर 2 कवर अप करने हैं और इंशाल्लाह ये आपके लिए काफ़ी होंगे आपके पास पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए। और इसके अलावा आप खुद भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा और यू कैन सेंड योर रिजल्ट टू अस एज वेल। हम आपको गाइड भी कर देंगे कि भी आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, क्या एग्जैक्टली चीज़ आपको फोकस करनी चाहिए एंड सो ऑन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज हमने जो चूज़ किया है वो है पेपर 1-3 ऑफ मई जून 2025। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं। सो इट शोज द परसेंटेज ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री इन अ कंट्री, ठीक है। द क्वेश्चन आस्क्स कि भी व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ दिस कंट्री। पहला कह रहा है कि भी हाफ ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन दिस कंट्री वर्क इन एग्रीकल्चर। देखिए, सबसे पहले मैंने इस फिगर को इसलिए नहीं देखा क्योंकि अगर मैं इसको समझने बैठ जाऊँ ना, सो वी कैन लूज अप क्वाइट सम टाइम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। तो बेहतर यह है कि हम पहले क्वेश्चन को देखें कि भी क्वेश्चन हमसे एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन ने हमें हमसे जो पूछना था वो उसने पूछ लिया। अब मुझे अंदाजा हो गया कि ठीक है, अब मैंने किस नज़र से इस क्वेश्चन को देखना है। अब मैं उसी नज़र से अब मैं इसको देखूंगा। जो ए ऑप्शन है वो कह रहा है कि भी हाफ ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन दिस कंट्री वर्क इन एग्रीकल्चर। क्या इज इट ट्रू? वेल, इट इज़ नॉट ट्रू क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइमरी में आता तो है और ये 50% तो है, मगर सिर्फ एग्रीकल्चर प्राइमरी में नहीं आता। आपके पास माइनिंग आती है, इसमें आपके पास फार्मिंग आती है, इसके अलावा आपके पास फिशिंग आती है, इसके अलावा आपके पास एक्सट्रैक्टिंग आती है, यानी बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिला के फिर 50% बन रहा है। इसमें से क्या पता शायद इतना हो आपका एग्रीकल्चर। सो दिस इज नॉट ट्रू। आगे चलते हैं हम। सेकेंडरी वर्कर्स आर मोर प्रोडक्टिव देन टर्शियरी वर्कर्स। प्रोडक्टिविटी का हम यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं है, कोई डाटा शो नहीं है, तो हम उस पर कोई एक अफर्मेटिव आंसर नहीं दे सकते उसको। सी पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगेन इंपॉर्टेंस का कहीं भी यहाँ पे जिक्र नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमें ये बता रहे हैं कि भी कितने परसेंटेज ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ योर इकोनॉमी। तो ये भी ऑटोमेटिकली नहीं होगा। सो द आंसर इज डी कि द 3 ब्रांचेस ऑफ प्रोडक्शन आर प्रेजेंट इन दिस कंट्री। तो बहुत सिंपल सा इसका जवाब था। आगे चलते हैं। विच ऑक्यूपेशन वुड बी क्लासिफाइड एज अ डायरेक्ट सर्विस। डायरेक्ट सर्विस हम उसको कहते हैं जो कि डायरेक्ट, जो ओनर जिसने वो सर्विस बनाई है या जो सर्विस जिसने क्रिएट की है अपने कस्टमर्स के लिए, वही उसको प्रोवाइड करे तो उसको डायरेक्ट सर्विस कहेंगे। अगर बीच में कोई और बंदा आ जाए जिसके थ्रू, यानी मैं ओनर हूँ, मैंने किसी एक एम्प्लॉय को हायर किया और उसके थ्रू मैं अपनी सर्विस आगे पहुंचा रहा हूँ, दिस इज नॉट एज डायरेक्ट सर्विस। उसमें फिर मैं तो एक डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मगर जो मेरा एम्प्लॉय होगा वो कस्टमर को इनडायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करोगा। एग्जाम्पल, जो बैंक ओनर होता है, ही इज द वन हु क्रिएटेड द सर्विस ऑफ बैंक्स, राइट। तो वो एक है डायरेक्ट सर्विस, मगर कस्टमर तक जो पहुंच रही है वो है इनडायरेक्ट सर्विस क्योंकि एम्प्लॉयज बीच में आ गए। तो पहले बैंक ओनर की तरफ से एम्प्लॉयज,
हायर किए गए, एम्प्लॉइज़ ने उस काम को समझा और अब एम्प्लॉइज़ ने आगे कस्टमर्स को वो काम प्रोवाइड किया या फिर जो भी सर्विस प्रोवाइड की। सो इनडायरेक्टली वो सर्विस पहुँच रही है, ठीक है? तो व्हिच ऑक्यूपेशन वुड बी क्लासिफाइड एज़ अ डायरेक्ट सर्विस? बैंक कैशियर नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ़ एक एम्प्लॉयी है, वो उस सर्विस का ओनर नहीं है, उसका आप समझ लें मैनेजर नहीं है, ठीक है? फिशरमैन अगेन ये फिशरमैन का देखिए फिशरमैन का मसला ये है कि ये सिर्फ़ फिशिंग कर लेगा, उसके बाद बेचना और कहाँ जाएगा, डिलीवरी सब कुछ ये इसका काम नहीं होगा। हेयर ड्रेसर, यस, हेयर ड्रेसर जो है उसकी सर्विस ही यही है कि भी वो आपके हेयर्स को स्टाइल करेगा। तो अब वो फ्रॉम स्क्रैच आपके हेयर को बनाएगा, जो भी उसने करना है सब कुछ करके यानी फ्रॉम स्क्रैच टिल द एंड मुकम्मल सर्विस वही दे रहा होगा जिसने उसको क्रिएट किया, बेशक वो आपका एम्प्लॉई हो। देखें, बैंक आपको क्या-क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। बैंक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, आपका पैसा स्टोर करता है, आपकी डिफरेंट चीज़ें करता है, राइट? तो अब ये सारों को मिला के एक बैंक की एक सर्विस बनती है। बैंक कैशियर क्या कर रहा है, वो सिर्फ़ एक काम कर रहा है, सिर्फ़ कैश यानी सिर्फ़ कैश वसूल कर रहा है और फिर दे रहा है, दैट इज़ इट। वो सिर्फ़ एक कंपोनेंट है इसका। तो ये डायरेक्ट सर्विस नहीं है, इट इज़ इनडायरेक्ट सर्विस। फिशरमैन भी एक कंपोनेंट है उस पूरी सप्लाई चेन के अंदर। हेयर ड्रेसर जो है, वो स्क्रैच से यानी आपके बालों को मुकम्मल तौर पे जो भी उसने करना है बनाएगा, जो भी उसने करना है, आखिर तक वही उसको दे रहा है। अगर इस तरह होता है कि आपके पास यानी आपके पास बूथ होते या फिर आपके पास वर्क स्टेशंस होते हैं जहाँ पे आपने पहले अपने यानी बालों को ड्राई किया, फिर उसने में भी धोया, फिर उसने डाई किया, जो भी करना था। तब हम कहते हैं ये इनडायरेक्ट सर्विस है। मगर डायरेक्ट सर्विस का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि भी मुकम्मल तौर पे फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड वो मुकम्मल सर्विस आपको एक ही बंदा दे रहा है, ठीक है? टूल मेकर नहीं, क्योंकि वो सिर्फ़ टूल को बनाएगा। फिर आगे उसको पहुँचाना, उसको पॉलिश करना, उसको रंग करना, उसकी डिलीवरी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसको बेचना, ये सारे काम किसी और के हैं। व्हाट इज़ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़ कॉल्ड? बहुत ईज़ी है, इसको हम कहते हैं ट्रेड। कॉमर्स क्या होती है? कॉमर्स होती है एड टू ट्रेड, ठीक है? देन यू हैव व्हाट इज़ द फीचर ऑफ सुपरमार्केट्स? इसका आंसर ए है, क्योंकि सुपरमार्केट्स जो होती हैं दे एक्ट एज़ क्योंकि वो इतनी ह्यूज होती हैं, सो दे आर एबल टू बाय एट अ ह्यूज डिस्काउंट अपने सप्लायर से, अपने होलसेलर से, ये बहुत एक डिस्काउंट के ऊपर चीज़ें लेती हैं। तो जब ये डिस्काउंट के ऊपर चीज़ें लेती हैं तो फिर ये क्या करती हैं कि प्राइस बेनिफिट आगे प्रोवाइड करती हैं। इसको हम कहते हैं डिस्काउंट बेनिफिट भी हम कहते हैं। तो बेसिकली क्या कर रही होती हैं कि जो उनको डिस्काउंट पे चीज़ मिली है, उस पे अपना प्रॉफ़िट रखेंगी, मगर इतना नहीं रखेंगी कि वो डिस्काउंट भी ख़त्म हो, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मैंने अपने सप्लायर से कोई चीज़ ली ₹50 की, अब मैं आगे आपको बेच रहा हूँ मेबी लेट्स से ₹80 की। दिस इज़ नॉट एनी प्राइस बेनिफिट। बेनिफिट क्या होगा? असल चीज़ की प्राइस जो है वो है ₹60, मैंने अपने सप्लायर से ली ₹40 की और मैंने आपको बेची ₹50 की। तो आपको स्टिल ओरिजिनल प्राइस से ₹10 कम मिली। दिस इज़ द प्राइस बेनिफिट, जो कि होलसेलर, सुपरमार्केट्स और जो बड़े स्टोर्स होते हैं जो कि अफ़ोर्ड कर सकते हैं ह्यूज बल्क बाइंग, तो उनको ये डिस्काउंट मिलती है मैन्युफैक्चरर की तरफ से। ठीक है? तो इसलिए हम कहते हैं लॉस लीडर्स, कि वो लॉस बर्दाश्त कर लेते हैं। रिटेलर्स इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, छोटे रिटेलर्स, सुपरमार्केट भी रिटेलर है मगर ये एक बड़ा रिटेलर है। मेल ऑर्डर नहीं, ये तो कोई सुपरमार्केट नहीं करता, ना ही उनके पास कोई नैरो रेंज ऑफ गुड्स होती है, ना ही वो आपको पर्सनल अटेंशन देते हैं। ठीक है? तो ये रॉन्ग है। व्हिच रीज़न एक्सप्लेन्स व्हाई इंडिपेंडेंट रिटेलर्स कंटिन्यू टू सर्वाइव? इंडिपेंडेंट रिटेलर्स हमेशा होते हैं स्मॉल स्केल के ऊपर। उनके पास छोटी जगह होती है, उनके पास फंड्स छोटे होते हैं। सो वो स्पेशलिस्ट स्टाफ को नहीं हायर कर सकते क्योंकि उनके पास फंड्स ही बहुत छोटे हैं, बहुत थोड़े हैं। ना अच्छा कन्वीनिएंट ऑवर यानी ओपनिंग आवर्स, हाँ, ये है कि वो आपको उस कम्युनिटी जहाँ पे वो, क्योंकि लोकल जो होते हैं ना इंडिपेंडेंट रिटेलर्स, वो किसी न किसी महल्ले, किसी न किसी टाउन के अंदर होते हैं। तो वो इस तरह नहीं होते कि वो किसी शहर के बाहर उनकी बहुत ह्यूज वेयर हाउस हो, वो इस तरह के नहीं होते। तो इंडिपेंडेंट रिटेलर्स फिर अपनी कम्युनिटी के हिसाब से उनके ओपनिंग आवर्स होते हैं। एंड दैट इज़ व्हाई दे ऑफन यानी वो रिलेट कर पाते हैं और वो एक तरह से आप समझें कि यानी जो लोकल्स होते हैं वो उससे लेना पसंद करेंगे, क्योंकि उसको पता होता है लोकल्स को कि भई जब मैं उठूँगा तो ये भी उठता है, जब मैं सोऊँगा तो फिर ये भी बंद होता है। तो उसको पता होता है उसके टाइमिंग्स का, और एक पर्सनल एक कनेक्शन बन जाता है। बाकी वो बल्क बाइंग डिस्काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो इतने बड़े हैं ही नहीं। सिमिलरली वो एक्सटेंसिव एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास बहुत थोड़े फंड्स हैं। दे डू नॉट हैव एक्सेस टू लार्ज फंड्स। आगे, व्हाट इज़ शोरूमिंग? अच्छा, शोरूमिंग, जहाँ तक हमें अंदाज़ा होता है कि भाई शोरूमिंग क्या है, लाइक हम जब नाम सुनते हैं तो शोरूमिंग से हमें अंदाज़ा होता है अच्छा कोई शोरूम होगा, आपने वहाँ पे कोई चीज़ देखी बाहर से, आप अंदर गए, आपने वो चीज़ बाय कर ली, राइट? मगर मसला यहाँ पे क्या है? इन कॉमर्स ओ लेवल्स शोरूम की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जब आप किसी भी चीज़ को स्टोर में आपने चेक किया और फिर आपने ऑनलाइन जाके बाहर उसको बाय किया।
ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई गाड़ी देखी, आपने कहा बहुत अच्छी है। अब आपने उसको अपना नंबर दे दिया, जो भी वहाँ पे सेल्स मैनेजर था, और फिर आपकी उससे बात हुई बाद में कॉल के ऊपर, व्हाट्सऐप के ऊपर जो भी हुई, और आपने अपना ऑर्डर कन्फर्म कर लिया। अब एक नॉर्मली ऐसे नहीं होता, आपको फिज़िकली जाना होता है, पेपर साइन करने होते हैं एंड सो ऑन। मगर मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो इसको हम कहते हैं शो रनिंग, ठीक है? कंपेयर करने को भी हम नहीं कहेंगे, इसको भी हम नहीं कहेंगे, और इसको भी नहीं हम कहेंगे। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ अ डिसएडवांटेज टू अ रिटेलर ऑफ ऑफरिंग क्रेडिट? जब भी वो कोई भी रिटेलर आपको क्रेडिट ऑफर करेगा, तो खतरा ये होता है कि भाई अगला बंदा शायद ना उधार वापस कर सके। क्रेडिट होता है उधार लेना, ठीक है? मैंने आपसे कहा कि मैं ₹50 की चीज़ ले रहा हूँ, मैं आपको कल पे करूँगा। मुमकिन है कि मैं कल तक ज़िंदा ना रहूँ और फिर मैं मर जाऊँ, और क्या पता शायद आगे मेरी फैमिली को भी पता ना हो, या क्या पता आगे बंदे की फैमिली हो ही ना। तो आप किससे लेंगे वापस, ठीक है? तो खैर ये तो बहुत छोटे-से मैंने अमाउंट बताई है। होता ये है कि बहुत बड़ी-बड़ी अमाउंट्स के लिए फिर आपको कोई ना कोई चीज़ रखवानी पड़ती है, ताकि अगर आप ना दे पाएँ अपनी जो फ़िक्स्ड अमाउंट है, तो जो रिटेलर है वो आपकी इस चीज़ के ऊपर ओनरशिप ले लेगा। गाड़ी, घर या कोई भी चीज़। खैर ये बहुत बड़ी-बड़ी अमाउंट्स के ऊपर होता है। इंटरेस्ट हैज़ टू बी पेड, ये तो आपको बिल्कुल फ़ायदा पहुँचाएगा, क्योंकि रिटेलर जब आपको क्रेडिट दे रहा है, तो अगर ₹40 के बजाय उसको ₹50 वापस मिल रहे हैं, तो ये तो उसका फ़ायदा है। खैर सूद भी है ये। लीड्स टू इम्पल्स बाइंग, नहीं, ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ये तो उसके लिए अगेन एडवांटेज है, कभी बहुत सारी चीज़ें उसकी यानी सेल होंगी, ये भी कोई वजह नहीं है। आगे चलते हैं। मिस्टर अहमद वांट्स टू बाय अ कार कॉस्टिंग 10,000, अच्छा 10,000 की उसकी कॉस्ट है, और अगर वो हायर परचेज़ पे बाय करेगा फिर है 10,000 की, और उसको पे करना पड़ेगा 2 साल के अंदर-अंदर। हायर परचेज़ क्या होता है, जब आप किसी से कोई भी चीज़ खरीद लें मगर ओनरशिप आपकी, यानी ओनरशिप अभी तक उसी बंदे के पास ही रहेगी, यानी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी, और आपको हर महीने कुछ इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी सूद के साथ, और जब वो मुकम्मल इंस्टॉलमेंट्स और वो मुकम्मल जो भी आपका टाइम पीरियड था वो खत्म हो जाएगा, तब जाके आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद उस चीज़ की ओनरशिप आपके ऊपर आएगी। तो अगर आपने कोई 1-2 इंस्टॉलमेंट ना क पे कर पाए वक़्त के साथ-साथ, तो क्या होगा कि अभी क्योंकि ओनरशिप उसके पास है, तो वो आपको अपनी चीज़ नहीं देगा, और आपके पैसे भी चले जाएँगे। खैर, सो ही हैज़ टू पे अ डिपॉज़िट ऑफ $2,000। डिपॉज़िट क्या होता है कि आपको फ्रंट पे, यानी आपको वहीं पे खड़े-खड़े आपने $2,000 पे करने होते हैं, ताकि आपको, यानी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सीरियस नहीं होते, कहते हैं चलो ठीक है हम आपसे इंस्टॉलमेंट पे हम बाय कर लेंगे। मगर वो क्या करते हैं, वो लोग सीरियस नहीं होते। तो इसलिए हम फिर ये डिपॉज़िट रखते हैं कि ठीक है आप हमसे इंस्टॉलमेंट पर बाय करें, मगर अभी आप खड़े-खड़े यहाँ पे ₹2,000 दें, ताकि हमें आपके सीरियसनेस का अंदाज़ा हो जाए। ठीक है? ताकि हमें आपकी विलिंगनेस का अंदाज़ा हो जाए। So interest of 20,000, interest of 20% is payable on the balance amount. Balance amount का मतलब जो अमाउंट पीछे रह गई है उसके ऊपर। So let's calculate it. How much will Mr. Ahmed pay for the car? So 10,000 की गाड़ी है, उसको 2,000 उसने फ़ौरन वहीं पे देना है। तो 2,000 हम माइनस कर देंगे, पीछे हमारे पास रह गया 8,000। अब 8,000 के ऊपर 20% सूद है। तो ये कितना होगा? मैं यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। मुझे मेरे ख्याल से आपको शायद यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने लिखा 20%, तो 20% क्या होता है? सॉरी, 20%, अच्छा वो गलत कर रहा है। खैर 20% आपका होता है 0.20, ठीक है? ये मैंने कैसे निकाला? 20 लिखें, डिवाइडेड बाय 100 करें, ये आपका 20% आ गया। अब 0.2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 8,000 के साथ, जो भी अमाउंट है जिसका मैंने परसेंटेज निकालनी है, उसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा। जब मैंने मल्टीप्लाई की तो आई गॉट 1,600, यानी $1,600। अब ये मुझे पे करना होगा अपनी बैलेंस अमाउंट के ऊपर, जो मैं, यानी 1600 मुझे पे करना होगा इसके साथ-साथ, ठीक है? तो मैंने 8,000 भी पे कर दिया, 1600 भी मैंने पे कर दिया, और साथ-साथ मैंने अपना जो 2,000 था वो भी मैंने पे कर दी, जो कि मैंने फ़ौरन वहीं पे डिपॉज़िट किया था। तो ये कितने बन गए? ये हो गए 10,000, तो इसी तरह से हो गए 2,000 प्लस 8,000, और उसमें 1,600 ऐड करें तो ये बन जाता है 1100 एंड सॉरी इल ये आपको बन जाता है $11,600, तो ये आ गया सी, ठीक है? आगे चलते हैं। व्हिच टाइप ऑफ क्रेडिट इज़ सूटेबल फॉर अ सेलर हू वांट्स टू कीप ओनरशिप ऑफ द गुड्स अंटिल फुल पेमेंट इज़ रिसीव्ड? ये भी हमने बात की थी ऊपर। इसका आंसर है हायर एंड परचेज़। इसको अक्सर औक़ात हम एचपीबी लिखते हैं। हैरी पॉटर नहीं, हायर एंड परचेज़। व्हाट इज़ द करेक्ट चेन ऑफ प्रोडक्शन? बहुत ईज़ी है। असल जो इसमें चीज़ होती है ना, पहली बात तो ये है कि जो भी सप्लाई चेन है या फिर जो भी आपकी प्रोडक्शन की चेन है, वो हमेशा स्टार्ट होगी प्रोड्यूसर से, राइट? तो ये जो रिटेलर से स्टार्ट हो रही है और ये जो होलसेलर से स्टार्ट हो रही है, ये तो सिरे से रॉन्ग है। दूसरी चीज़ ये है कि होलसेलर पहले आएगा, रिटेलर उसके बाद आएगा। ठीक है? तो रिटेलर हमेशा कंज़्यूमर
के करीब होता है, होलसेलर हमेशा प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर के करीब होता है। तो इस केस में हमारे पास द आंसर इज़ बी, क्योंकि वी हैव प्रोड्यूसर, देन वी हैव योर होलसेलर एंड देन रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। तो ये करेक्ट ऑर्डर है। यहाँ पे ये चीज़ फ्लिप हो गई है, इसको यहाँ पे होना चाहिए था, इसको यहाँ पे होना चाहिए था। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ होलसेलर? होलसेलर का फंक्शन ये होता है कि अभी वो लार्ज क्वांटिटी में बाय करता है, फिर ही ब्रेक्स द बल्क, ये एक टर्म हमने कॉमर्स में पढ़ी थी, कि भी लाइक जो भी होलसेलर होता है, ही ब्रेक्स द बल्क एंड देन सेल्स इट टू डिफरेंट स्मॉल स्केल रिटेलर्स और कस्टमर्स। तो वो बल्क को ब्रेक करता है और वो फिर औरों के लिए पॉसिबल करता है कि वो छोटी अमाउंट में चीज़ें खरीद सकें, जितना भी वो अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। बाकी ये जो है बाइंग गुड्स इन स्मॉल अमाउंट्स नहीं, ये तो किसी का भी काम नहीं होता। प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन, ये सप्लायर का काम होता है। सेलिंग प्रोडक्ट, ये होता है टेलर्स का काम। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स फॉर सेल। अब हमारे पास यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन उन चीज़ों के बारे में जो कि अभी सेल पे चढ़ाई गई हैं, राइट? अभी हम बाय नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि भी उनकी क्या रेट क्या है, उनका उनमें क्या-क्या चीज़ें, उनके स्पेक्स क्या हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन क्या है एंड सो ऑन। तो इसमें हमारे पास होगा डेफिनिटली कोटेशन। हमें कोटेशन माँगते हैं। एडवाइस नोट आता है जब आपने ऑर्डर कर लिया, उसके बाद साथ एक एडवाइस नोट आता है। सो दिस इज़ रॉन्ग। क्रेडिट नोट क्या होता है? जब आपने क्रेडिट लिया, उधार लिया, आपने इंस्टॉलमेंट किया, आपने कहा मैं 30 दिनों के बाद पे करूँगा, तो उसके ऊपर एक क्रेडिट नोट बनता है, ताकि लीगली अगर आप ना पे कर पाएँ तो लीगली आपको कोर्ट में खींचा जा सके। ऑर्डर, ये जब आपने ऑर्डर करना तो उस वक़्त होता है। कोटेशन होती है जब आपने ऑर्डर नहीं किया, आपने सिर्फ़ इंक्वायर किया, आपने सिर्फ़ पूछा कि भई इन-इन चीज़, यानी इस चीज़ की क्या प्राइस है, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, मुझे कब तक मिलेगी, और ये सारी चीज़ें। आगे चलते हैं। द डायग्राम शोज़ द टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ अ होलसेलर। अ रिटेलर परचेज़ेज़ $400 ऑफ स्टॉक फ्रॉम दिस होलसेलर, ठीक है। टर्म्स ऑफ पेमेंट है क्या? पहले तो आपको मिलेगी ट्रेड डिस्काउंट 20% की। दूसरा आपको मिलेगी कैश डिस्काउंट, अगर आपने 30 डेज़ के अंदर-अंदर पे किया तो फिर आपको कैश डिस्काउंट मिलेगी, जो कि है 5%, ठीक है? सो 20% तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, मगर अगर आपने 30 दिनों के अंदर-अंदर पे किया, तब आपको 50% और मज़ीद मिलेगी डिस्काउंट। तो उसको हम देख लेते हैं। हाउ मच विल द होलसेलर रिसीव इफ द रिटेलर मेक्स द पेमेंट इमीडिएटली, यानी 30 दिनों के अंदर-अंदर उसने फ़ौरन वहीं पे खड़े-खड़े पे कर दिया। तो उसको ये वाली भी मिल गई और फिर ये वाली भी मिल गई उसको डेफ़िनेटली, ठीक है? अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा? अब इसमें हमारे पास ये होगा कि हम सबसे पहले निकालेंगे अपना कैलकुलेटर। अब मैं निकाल रहा हूँ, 20% निकाल रहा हूँ, ठीक है? सो 20% बेसिकली क्या होगा? 0.2 होगा। 0.2 अब मैंने किससे किया? $400 ऑफ स्टॉक है, तो मैंने इसका निकाला $400 से मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, तो इसकी आया 20% आया 80 आया, ठीक है? तो $80 तो इसके फ़ौरन निकल गए। डिस्काउंट मिल गई, इसको पे नहीं करना। देन यू हैव फिर आपको मिली 5% डिस्काउंट। अब हम निकालते हैं, पहले हम लिखेंगे 400 माइनस 80, क्योंकि आपने 80 तो पे नहीं करना। इसके ऊपर आपको मिलेगी 5% डिस्काउंट। अब 5% कितना होगा? 5 डिवाइडेड बाय 100, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 320, आपका आंसर है 16, ठीक है? तो आपने 16 भी पे नहीं करना। सो 400 माइनस 80 माइनस 16, ये क्या आंसर बनता है, इसको हम ज़रा देख लेते हैं। सो 400 माइनस 80 यू गेट 320, माइनस 16 यू गेट 304, द आंसर इज बी, ठीक है। हम एक और काम कर सकते थे कि हम 20 और फिर हम 5 को इकट्ठे ऐड कर लेते और फिर हम 20 प्लस 5 25% कर देते हैं, मगर आप देखिएगा कि इससे न मसला क्या आता है। अगर मैं लिखूँ 25 डिवाइडेड बाय 100 करूँ और सीधा-सीधा मैं जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो असल अमाउंट थी $400, उससे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आंसर आता है 100, यानी उसको 100 पे नहीं करना होगा, उसको 100 की डिस्काउंट मिली है, तो उसको 300 पे करना होगा। हालाँकि हमारा जो आंसर बन रहा है वो तो 304 बन रहा है। सो यू सी देयर इज़ अ स्लाइट एरर। तो बात ये है कि ये वाला मेथड रॉन्ग है, क्योंकि हमेशा जब भी डिस्काउंट पड़ती है, तो जो पीछे अमाउंट, क्योंकि जब एक डिस्काउंट होगी ना, फिर आपने सिंपली डिस्काउंट लगा दी किसी भी प्राइस के ऊपर, जो प्राइस आपने नहीं पे करनी आपने माइनस कर दिया, द आंसर इज़ हियर। जब मल्टीपल डिस्काउंट्स होंगी तो आपने उनको ऐड नहीं करना। आपने पहले एक से किया, तो आपका जो भी आंसर है उसके ऊपर सेकंड डिस्काउंट अप्लाई होगी। उसके बाद फिर आपका आंसर आएगा, फिर थर्ड डिस्काउंट अप्लाई होगी एंड सो ऑन, ठीक है? तो ये स्टेप वाइज़ होगा। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर हाई स्पेंडिंग ऑन विजिबल इंपोर्ट्स बाय जापान? वेल, जापान का हमें अंदाज़ा है कि जैसे यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे दी हैं। ए का वो कह रहे हैं कि भी ए ऑप्शन कह रहा है कि भाई जापान बायज़ मशीनरी, व्हीकल्स, ऑयल एंड गोल्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज़। यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं विजिबल इंपोर्ट्स के बारे में।
तो उसमें सर्विसेज नहीं आएंगी, ठीक है। तो यस, दिस कुड बी एन आंसर, क्योंकि इसमें आपके पास सारी की सारी विजिबल चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, और वो बाहर किसी और कंट्री से बाय कर रहा है। बी कह रहा है कि जापान सेल्स मशीनरी, अच्छा, ये तो एक्सपोर्ट हो गया, ये तो इंपोर्ट नहीं हुआ, राइट। तो ये नहीं है आपका आंसर। सी कह रहा है कि भी पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक टू विजिट जापान फॉर देयर हॉलीडेज, ये इंपोर्ट है मगर ये सर्विसेज की है, तो ये इनविजिबल इंपोर्ट है। तो ये इस हमारी स्टेटमेंट के मुताबिक ट्रू नहीं है, तो इसको भी हम रॉन्ग कर रहे हैं। पीपल ऑफ जापान लाइक टू विजिट अदर कंट्रीज फॉर देयर हॉलीडेज, ये एक्सपोर्ट है, मगर ये एक्सपोर्ट भी सर्विसेज की है, क्योंकि टूरिज्म एक सर्विस है। तो ये इनविजिबल एक्सपोर्ट है, ना कि विजिबल इंपोर्ट। तो द आंसर इज ए। द टेबल शोज द बैलेंस ऑफ पेमेंट इन अ कंट्री, व्हाट इज द करंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, बीओपी हमारा कितना है। बीओपी क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास विजिबल और इनविजिबल एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों शामिल हैं उसके अंदर। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें एक्सपोर्ट्स को हम ऐड कर लेंगे। ये हमारा आंसर कितना आएगा, वी हैव 7, एक मिनट मैं यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेट कर लेता हूँ। हमारे पास 70,250, 70,250 प्लस 72,500, द आंसर इज 142,700, ये हमारा आंसर बन रहा था, सॉरी 750 बन रहा है आंसर, ठीक है। अच्छा जी, देन वी हैव हमारी इंपोर्ट्स कितनी हैं, विजिबल प्लस प्लस इनविजिबल, तो ये बनेगा 82,120 प्लस 66,250 एंड द आंसर इज 148,370। तो इन दोनों को हमने ऐड किया एंड वी गेट 370, ठीक है। अब हम इनका आपस में डिफरेंस फाइंड करेंगे, कभी इनको आपस में माइनस करेंगे। तो हमने उसको माइनस किया, हमारे पास क्या आंसर आता है, सो वी हैव 148 से ही मैं माइनस कर रहा हूँ 142, बल्कि हमने गलत कर दिया। हमेशा आपने याद रखना है, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है। तो ये यूं नहीं होगा, ये होगा यूं, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। यहाँ पे आते हैं, सो वी हैव 142,750 माइनस 148,370, आंसर हमारे पास आ गया -5,620। तो द आंसर इज सी, ठीक है। तो हमेशा एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट होगा, उल्टा नहीं होगा। Why does a trader exporting goods to another country have more difficulties than a trader selling in the home market? बहुत ईजी है, यानी वो पूछते हैं कि भी एक्सपोर्टर को एक नेशनली, आप एक बंदा जो कि पाकिस्तान के अंदर ही बेच रहा है और एक बंदा जो कि बाहर जाके बेच रहा है, तो क्या मुश्किल पेश आएगी बाहर जाकर बेचने वाले को। बहुत ईजी है इसका। ए तो नहीं है, क्योंकि कंट्रीज आर बिकमिंग लेस डिपेंडेंट ऑन वन अदर, ये तो कोई मुश्किल नहीं है और ना ही ऐसा हो रहा। दिस इज टोटली फॉल्स। बी कह रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटीज हैव टू बी पेड ऑन गुड्स लिविंग द कंट्री। देखिए, एक्साइज ड्यूटीज जो होती है ना, वो हमेशा उन चीज़ों पे पड़ती हैं जो कि आपकी कंट्री में आ रही होती हैं, वो पड़ती हैं इम्पोर्ट्स के ऊपर। तो ये है आपके पास इम्पोर्ट की एक्साइज ड्यूटीज हैं, तो ये नहीं है। कोर्टाज ऑन गुड्स में बी इम्पोज बाय द इम्पोर्टिंग कंट्री, यस दिस इज ट्रू। जहां भी आप लेकर जा रहे हैं अपनी चीज को बेचने के लिए, तो क्या पता उस कंट्री ने कुछ कोटा लगाए। कोटा क्या होता है कि जब आप एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स क्वांटिटी बना दें, कभी फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने कहा कि भाई लैपटॉप्स या फ़ोन हमारी कंट्री में सिर्फ इतने आ सकते हैं बाहर से, या गाड़ियाँ, जैसे कि टेस्ला है, तो टेस्ला फॉर एग्जांपल लेट्स से पाकिस्तान कहते हैं कि सिर्फ 50 टेस्ला और फिर 50 बीवाईडी आ सकती है पाकिस्तान के अंदर। तो अब जो भी बंदा 51th टेस्ला या फिर 51th बीवाईडी मंगवाएगा, तो ब्लॉक हो जाएगी, वो नहीं आएगी, वो वापस चली जाएगी और उसकी, यानी वो मंगवा नहीं पाएगा, उसको फाइन हो सकता है। फाइन तो नहीं होगा, खैर उसको रिफंड मिल जाएगा, मगर उसके पैसे कुछ ना कुछ लगेंगे इसके अंदर। डी भी नहीं, क्योंकि ये कोई बात नहीं है, एक्सपोर्टर्स में कभी ऐसा नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक गुड्स को शायद चाहिए हो, मगर ये वैसा नहीं होता। विच ग्रुप इज मोस्ट लाइकली टू यूज कलेक्टिव एडवर्टाइजिंग, बहुत ईजी है, टूरिज्म बोर्ड्स, क्योंकि कलेक्टिव एडवर्टाइजिंग में आपके पास मल्टीपल चीज़ें इकट्ठे आप बेच रहे होते हैं। तो टूरिज्म में क्या हो रहा था, आपने कहा कि आप सिंगापुर जाएं, आप इंडोनेशिया जाएं, आप बाली बीच को विजिट करें, तो वहाँ पे आपको स्काई डाइविंग भी आ रही है, आपके पास जेट स्कीइंग भी आ रही है, वहाँ के बीच के कोई टॉपिकल खाने भी आ रहे हैं, कोकोनट ड्रिंक्स भी आ रही हैं। तो डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको इकट्ठे वो यानी उनको इकट्ठे एडवर्टाइज कर रहे हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल इट कलेक्टिव एडवर्टाइजिंग, ठीक है। विच स्टेटमेंट अबाउट पर्सनलाइज्ड डायरेक्ट मेल इज करेक्ट। देखिए, पर्सनलाइज्ड और वो भी डायरेक्ट मेल, तो उसका क्या मतलब होगा कि भाई ये हमेशा फिजिकल मेल होगी, मगर ज़रूरी नहीं है। इसमें ये भी हो सकता है कि भाई इट कुड बी एन ईमेल, क्योंकि डायरेक्ट मेल की है पर्सनलाइज्ड।
ठीक है, उसको हम ज़रा देखते हैं। ए कह रहा है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया। नहीं, सोशल मीडिया तो ये तो यानी होता ही नहीं है। इट इज़ एड्रेस्ड एडवर्टाइजिंग सेंट टू अ नेम्ड पर्सन। यस, ये एक पर्सनलाइज़ भी है और फिर डायरेक्ट भी है। तीसरी चीज़ सी, इट इज़ अ सर्विस। नहीं, सर्विस तो ये बिल्कुल नहीं है। डी, इट इज़ हैंड डिलीवर्ड बट नॉन एड्रेस्ड। नहीं, हैंड डिलीवर्ड तो हो सकता है मगर नॉन एड्रेस्ड नहीं होगा क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड डायरेक्ट मेल है, तो ये कभी भी नॉन एड्रेस्ड नहीं होगी। कम्युनिकेशन सच एज लीफलेट, तो डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। Why might a person be annoyed when a pop-up advertisement appears on a smartphone? बहुत बहुत आसान है। क्लोज नहीं करता वो, ना ही वो बास्केट ऑफ गुड्स को एम्प्टी करता है। हाँ, वो हाइड्स द वेब पेज बीइंग ब्राउज्ड। आप कोई चीज़ देख रहे हैं और अचानक से बीच में कोई पॉपअप आ जाए, तो आप उस चीज़ को देख नहीं पाएंगे कुछ देर के लिए। सो इट विल अनॉय यू डेफिनेटली। तो बहुत एक सिंपल सा कॉमन सेंस का सवाल था। 20. A musician wants to show her performance to her fans by sharing video material. Which method of communication would she use? बहुत इजी है, सोशल मीडिया, सिंपल एज दैट। बिजनेस रिप्लाई भी नहीं होगा, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी नहीं होगा, ना ही टेलीफोन होगा। Ali wants to buy video games for his smartphone. Which method will Ali use to buy the video games? Quite easy. He will buy it through an application store, जिसको हम कहते हैं your app store या गूगल प्ले या फिर प्ले स्टोर फॉर एंड्रॉयड यूजर्स। तो ये आसान है। उसको किसी फिजिकल जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी अपने स्मार्टफोन में कोई भी गेम को बाय करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। Which type of transport is most likely to be used for carrying a large consignment of canned fruits from Singapore to Cape Town? सिंगापुर है आपके पास यानी एशिया का बिल्कुल एक एज है, और केप टाउन जो है आपके पास वो है अफ्रीका का एक एज है, यानी बिल्कुल अफ्रीका के जो बॉर्डर पॉइंट जिसका यानी बिल्कुल बॉटम पॉइंट है, जिसका बिल्कुल एक पीक है, वहाँ पर है। ठीक है, तो बहुत काफ़ी यानी फार अवे हैं। तो इसके लिए डेफिनेटली हमें एक बहुत लार्ज कंसाइनमेंट है, और इसमें बीच में सारा सारा का सारा समंदर आता है। अगर आप लैंड के ज़रिए जाने की कोशिश करें तो ये बहुत दूर पड़ता है। सो द बेस्ट वे इज़ टू गो थ्रू सी, जो कि काफ़ी डायरेक्ट है मगर फिर भी काफ़ी दूर है। सो अ कंटेनर शिप वुड बी द अप्रोप्रिएट वे। डिलीवरी वैन नहीं, ये स्टफ होता है लोकल चीज़ों के लिए, यानी लोकल किसी एरियाज़ के अंदर उसके लिए होता है। गुड्स ट्रेन नहीं, पैसेंजर एयरक्राफ्ट नहीं, क्योंकि अगेन पैसेंजर एयरक्राफ्ट लार्ज चीज़ों को नहीं उठा सकेगा। सिंपल एज़ दैट। क्वेश्चन नंबर 23। The diagram shows features of a container. Which feature enables containers to be moved easily from one to another? From one method of transport to another. देखिए, जब भी हम बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ उसकी मूवमेंट में आसानी करेगी, तो हमें उसी ही हिसाब से उसका फीचर देखना होगा, राइट? सो ए कह रहा है कि भी कैपेबल ऑफ रिपीटेड यूज। नाउ दिस साउंड्स क्वाइट लुक्रेटिव कि भी हाँ, ये इसका आंसर हो सकता है। देखिए, रिपीटेड जो यानी एक रिपीटेड यूज है, वो तो डिफाइन कर रहा है उसकी फीचर ऑफ रीयूजेबिलिटी, यानी वो बहुत हद तक रीयूज किया जा सकता है। वो बहुत यानी बहुत सस्टेनेबल है। इट कैन बी, यानी वो उसके यूजेज को डिफाइन कर रहा है, वो उसके यूजेज का एक फीचर है। बी कह रहा है कभी लॉक्ड होता है, सील्ड होता है फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी। ये है आपका सिक्योरिटी का कोई फीचर है ये। ठीक है, ये उसको डिफाइन कर रहा है। सी कह रहा है कि इट कुड बी टेम्परेचर कंट्रोल्ड। देखिए, टेम्परेचर कंट्रोल्ड होना, ये अगेन उसके उसके डिफरेंट फीचर्स में से एक है, मगर ये मूवमेंट में आसानी तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा ना। तो मूवमेंट में क्या आसानी प्रोड्यूस करे, वो है डी, कि भी वो एक स्टैंडर्ड साइज का है। इसलिए आपको लाइक लेगो ब्लॉक्स होते हैं ना, तो आप आराम से उनको स्टैक कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इसी तरह ब्रिक्स की तरह, लेगो ब्लॉक्स की तरह आप उनको आराम से किसी शिप में स्टैक कर सकते हैं। वहां से उठा के आप किसी ट्रक के ऊपर, आप किसी ट्रक के पीछे डाल सकते हैं। वहां से उठा के आप किसी जहाज के अंदर डाल सकते हैं। सो आप यानी कंटेनर्स को बहुत आराम से मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू अनदर मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट। व्हेन इज अ कंसाइनमेंट नोट यूज्ड? कंसाइनमेंट नोट हम हमेशा यूज़ करते हैं जब भी हम किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को हायर करते हैं अपनी चीज़ों को उठाने के लिए। वर्ड इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ अ वेयरहाउस स्पेशलाइजिंग इन इलेक्ट्रिकल गुड्स। वेल टू मीट द अनएक्सपेक्टेड डिमांड फॉर गुड्स। नहीं, ये तो उसका काम होता है कि भी जब भी कोई डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़े, तो क्योंकि उसने पहले स्टोर किया होता है तो वो आगे जाके उसको बेच देता है। बी कह रहा है टू प्रोटेक्ट गुड्स फ्रॉम थेफ्ट एंड डैमेज। अच्छा, अब थेफ्ट और डैमेज से अगर आप किसी चीज़ को बचाएँगे अब, तो ये काम वेयरहाउस का होता है क्योंकि उसने स्टोर किया है उसको, राइट? सो यू नीड टू हैव अ सिक्योर स्टोरेज, जो कि वेयरहाउस का काम है। तो बी भी इसका आंसर नहीं है। वो पूछते हैं व्हाट इज़ नॉट अ फंक्शन? सी कह रहा है टू प्रोवाइड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़। येस, उसका काम ये नहीं होता कि वो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे इलेक्ट्रिकल गुड्स को। कोल्ड वेयरहाउसेज़ होते हैं, मगर इलेक्ट्रिकल चीज़ों के लिए नहीं होते वो। टू स्टोर गुड्स बीइंग प्रोड्यूस्ड, ये भी अगेन उसका काम होता है ये। आगे चलते हैं। Abdul owns a small retail store and has limited funds.
व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न व्हाई अब्दुल शुड बाय फ्रॉम अ कैश एंड कैरी वेयरहाउस? बहुत ईज़ी है, क्योंकि उसके पास एक स्मॉल रिटेल स्टोर है, प्लस उसके पास फंड्स कम हैं, तो क्या मतलब उसके पास जगह कम है कि वो वहाँ पे ज़्यादा देर तक अपनी चीज़ों को स्टोर करे, राइट? तो ए नहीं है इसका आंसर, क्योंकि कन्वीनियंस होना ये सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न नहीं होता। इसके अलावा अब्दुल इज़ प्रोवाइडेड विद अ फ्री डिलीवरी सर्विस, नहीं, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसको फ्री डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। सी, अब्दुल सेल्स आइटम्स दैट एक्सपीरियंस सडन डिमांड, अगेन इसका कोई ताल्लुक बन नहीं रहा क्वेश्चन से। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भई क्यों वो बाय करेगा किसी कैश एंड कैरी वेयरहाउस से? अब्दुल कह रहा है कि भई क्योंकि वो ऐसी चीज़ें बेचता है जिसकी सडन डिमांड आ सकती है। देखिए, अगर ये ट्रू होता तो क्या होता है कि आपके पास अब्दुल फ़ौरन बात यानी जाता कैश एंड कैरी डिमांड यानी कैश एंड कैरी के पास जाता, वहाँ से वो चीज़ ले आता और फिर उसको जाके बेच देता। दिस इज़ नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न कि उसने चूज़ किया होगा अपने कैश एंड कैरी को। दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट टायरिंग, दिस इज़ एक्चुअली नॉट बेनिफिशियल, इसमें आपकी काफ़ी कॉस्ट लगती है। डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि अब्दुल के पास जगह नहीं है कि वो चीज़ों को स्टोर करे, इसलिए उसको फिर बार-बार कैश एंड कैरी से जाके बाय करना पड़ता है। 27 मिस्टर हुसैन विशेस टू टेक आउट एन इंश्योरेंस पॉलिसी, उसको फिर लंप सम अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा 20 साल के टाइम के अंदर अंदर। विच टाइप ऑफ पॉलिसी शुड ही टेक आउट? बहुत ईजी है ये। ए कह रहे हैं एंडोमेंट। एंडोमेंट हम कहते हैं जब भी आप एंडोमेंट बेसिकली हम कहते हैं कि जब भी ना आपके पास लेट्स से इसकी छोटी सी एग्जांपल इस तरह से है, आपने कहा कभी मैं रिटायर होने तक सॉरी रिटायर होने के बाद मैं चाहता हूँ कि अभी मुझे हर महीने कुछ ना कुछ मुझे इंश्योरेंस मिले, यानी मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो आप करते क्या हैं कि आप एक फ़ी पे करते हैं, आप इंश्योरेंस कंपनी को एक बड़ी अमाउंट पे करते हैं, ठीक है? और वो ये होता है कि जब आप रिटायर हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर वो आपको हर महीने आपको एक स्पेसिफ़िक अमाउंट जो भी आपने पैकेज बाय किया होता है, उसी हिसाब से फिर आपको अमाउंट वापस पे करती है। तो शुरू में आपको एक सूद पे आपको आपको यानी एक फ़ी पे करनी पड़ती है, एक बड़ा एक अमाउंट आपको पे करनी पड़ती है, और फिर 20 साल के बाद, 30 साल के बाद जब आप रिटायर हो जाते हैं, तो वो फिर आपको आस्ते-आस्ते पे करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? व्हाई लाइक आप क्यों ना खुद ही सेव कर लें? लाइक व्हाई गिव इट टू समबडी एल्स, ताकि वो आपको बाद में खुद दे सके वापस। उसकी वजह ये होती है कि जो जब आपको वापस देते हैं, तो उसमें फिर उसी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देते हैं। तो यानी आपको इंटरेस्ट रेट में मिला के जो भी आपका यानी वो अमाउंट बढ़ जाती है, तो उसी हिसाब से फिर आपको ज़्यादा अमाउंट वापस मिल रही होती है। मगर इसमें हैज़ अ कैच है। द कैच वो ये है कि अगर आप 20 साल से पहले मर गए, तो फिर वो ख़त्म हो जाती है। मगर एंडोमेंट पॉलिसी में ये नहीं होता। एंडोमेंट में ये होता है कि फिर आपके जो बच्चे हैं या आपकी जो औलाद है, उनको फिर मिलती है जो भी आपकी बेनिफिट था, वो सारा मिलता है। अगर वो भी नहीं है, फिर किसी चैरिटी या किसी और को मिल जाता है। खैर, तो ये इसका आंसर एंडोमेंट है। फिडेलिटी क्या होता है कि इट इज़ बेसिकली फॉर कंपनीज़ फॉर बिज़नेसेस, कि अगर उनके इंटरनल कोई एम्प्लॉयी है, कोई मशीनरी है फट गई है, कोई एम्प्लॉयी जिसने कोई डैमेज कॉज़ कर लिया, तो फिडेलिटी बॉन्ड जो होता है वो आपके उस एम्प्लॉयी के डैमेज को या उस मशीनरी के फट जाने की वज़ह से जितना भी डैमेज हुआ है, उसको वो पूरा करता है, ताकि आपको इंटरनल लॉस आपका पूरा हो जाए। सो बहुत ईज़ी है ये। ये भी हो गया। ये भी नहीं होगा। हेल्थ नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी और हेल्थ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मॉर्गेज बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। आगे, मिस्टर अजमल applied for life insurance cover but he failed to disclose that he had a serious medical condition. Which principle of insurance applied to the situation? देखिए, अब उसने उसने सच नहीं बोला कि उसके पास एक सीरियस मेडिकल कंडीशन थी, यानी वो कुछ ही सालों बाद मरने वाला था, और उसने ये चीज़ नहीं बताई, और उसने अगले 20 साल की इंश्योरेंस करवा ली। ठीक है? अब असूलन तौर पे तो अब इस इंश्योरेंस कंपनी को 3 साल के बाद जब ये मर जाएगा, तो अब उसके बच्चों को पे करना पड़ेगा वापस, राइट? मगर क्योंकि उसने नहीं बताया, तो इसलिए ये उनके लिए लॉस होगा। तो ख़ैर, ये वाली अब इंश्योरेंस इट इज़ नॉट लीगल, इट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि उसने अपनी इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं किया। तो उसने डी इज़ द करेक्ट आंसर, उसने एटमोस्ट गुड फेथ, ये एक प्रिंसिपल होता है हमारे इंश्योरेंस के अंदर, उसको उसने तोड़ दिया। आगे चलते हैं। जावेद शॉप वाज़ वैल्यूड एट $1,20,000, ठीक है, और फायर इंश्योरेंस अरेंज कर दी गई थी, और 3 साल तक उसकी वैल्यू बढ़ती गई 12,000 से। मगर उसने इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया अबाउट दिस इंक्रीज़। हुआ क्या कि भई अगर उसकी शॉप को फायर ने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या मैक्सिमम अमाउंट हो सकती है जो कि इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगी? देखिए, उसने क्योंकि नहीं बताया, तो उसने अगेन ये वाला प्रिंसिपल ब्रेक किया है, तो इसलिए उसकी इंश्योरेंस वैलिड नहीं होगी, और मैक्सिमम जो अमाउंट पे कर सकती है कंपनी, वो यही होगी जो कि शुरू में 3 साल पहले उसकी अमाउंट थी, जो ओल्ड अमाउंट थी। आगे चलते हैं। The diagram shows the service provided by most banks. What is an advantage to a customer of using this service rather than telephone banking? बहुत ईज़ी है।
आप एटीएम के ज़रिए लोन्स के लिए अप्लाई नहीं करते, ना ही आप ओवरड्राफ्ट को अरेंज करवाते हैं, ना ही आप क्रेडिट कार्ड को ऑर्डर करवाते हैं। इन तीनों चीज़ों के लिए आपको बैंक के अंदर जाना पड़ता है। इसका आंसर डी है कि भाई यू आर एबल टू विथड्रॉ योर कैश। विच मेथड ऑफ पेमेंट वुड बी मोस्ट कन्वीनियंट फॉर अ कस्टमर टू पे फॉर अ स्मॉल कार? क्योंकि ये स्मॉल कार है इसलिए हम जाएंगे आपके क्रेडिट कार्ड की तरफ। द आंसर इज सी। आप यानी कैश भी पे कर सकते हैं, मगर अगेन कैश ज़्यादा भी तो हो सकता है ना, कैश थोड़ा भी तो हो सकता है। तो कैश तो आप स्मॉल कार हो या फिर कोई बड़ी कार हो, जो भी है, तो कैश इज़ नॉट द आंसर। बैंक ड्राफ्ट, क्योंकि कैश का एक और मसला ये है कि भी, बल्कि सॉरी मुझसे उल्टा हो गया, कैश आप एक लिमिटेड अमाउंट में कैश दे सकते हैं। जब अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको यानी आप क्या ब्रीफ केसेस अपॉन ब्रीफ केसेस साथ लेके जाएंगे, तो कैश हम नहीं दे सकते एक गाड़ी को बाय करने के लिए। बैंक ड्राफ्ट ये भी होता है, एक छोटी चीज़ों के लिए होता है, और ये बिल्कुल यानी एक आपने फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको कुछ हज़ार रुपए और चाहिए थे तो आपने मंगवा लिया वहाँ से। स्टैंडिंग ऑर्डर ये एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, ये बिज़नेसेस के लिए होता है और ये बहुत एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ये शॉर्ट टर्म शॉर्ट परचेज़ेज़ के लिए नहीं होता। व्हाट इज़ द फीचर ऑफ मोबाइल बैंकिंग? नहीं, बैंक एटीएम आपको चाहिए होते हैं हमेशा क्योंकि आपने कैश निकालना है। येस, बैंक कस्टमर्स हैव क्विक एक्सेस टू देयर अकाउंट्स, वो फौरन अपनी ऐप खोल सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि अभी क्या सूरत-हाल चल रही है। नहीं, नहीं। Which products manufacturers need to be located near to raw materials? इसका आंसर सी है, स्टील। उसकी वजह ये है, देखिए ब्रेड के लिए आपको चाहिए होता है आटा, मैदा चाहिए होता है, राइट? वो तो आप कहीं से भी ले लें, और ब्रेड जो भी बेकरी होगी उसकी अल्टीमेट चॉइस ये होगी कि वो अपने आप को वहाँ पे लोकेट करे जहाँ पे कस्टमर सबसे ज़्यादा हैं, राइट? तो वो दूर नहीं होगी, वो कस्टमर्स के करीब होगी और वो अपने रॉ मटेरियल से दूर हो सकती है। ठीक है? तो उसको इतना कोई मसला नहीं, क्योंकि ब्रेड उसने जहाँ पे बनानी है, वहीं पे उसने सेल करनी है, तो खराब होने की तो कोई बात ही नहीं है। बाइसाइकिल्स का भी यही सेम सीन है। छोटे-छोटे आपको पार्ट्स चाहिए, आप बेशक चाइना से मँगवाएँ, बेशक वियतनाम से मँगवाएँ, आप जहाँ से यानी जहाँ से भी आप अपना मँगवा रहे हैं। टेलीविज़न के साथ भी यही चीज़ है। स्टील के साथ मसला ये है कि इसकी होती है हमारे पास आयरन ओर्स, जो कि बहुत एक हाई टेम्परेचर पे उनको मेल्ट किया जाता है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और ये बहुत एक्सपेंसिव और बहुत हेवी होती हैं। So what happens कि you need to be quite close from where they are being extracted, ताकि आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम रहे, क्योंकि जितनी भारी होती है तो आप एक ट्रक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ किलोज कुछ टन आप लेकर आ सकते हैं, यानी कुछ मन आप लेकर आ सकते हैं आयरन ओर्स की। उससे ज़्यादा के लिए आपको और ट्रक्स हायर करने पड़ेंगे, आपको एक पूरा कंटेनर हायर करना पड़ेगा, तो कॉस्ट बढ़ी जा रही है बढ़ी जा रही है। इसलिए आप चाहते हैं कि भाई सामने ही आपकी फील्ड हो, वहीं से आप एक्सट्रैक्ट करें, और बस ये छोटा-सा फासला है 5-6 कदम का, तो ख़ैर 5-6 कदम का नहीं, 5-6 किलोमीटर्स का मे बी, तो बस आपने वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया यहाँ तक और कॉस्ट आपकी कम रहेगी। व्हिच बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन विल रेज़ कैपिटल थ्रू शेयर्स? ईज़ी, इसका आंसर है लिमिटेड कंपनी। हमेशा वो कंपनी जो कि किसी भी गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड हुई हुई है, सिर्फ़ वो शेयर्स रेज़ कर सकती है, बाकी नहीं कर सकता। फ्रेंचाइज़ भी नहीं कर सकती, पार्टनरशिप भी नहीं कर सकते, सोल ट्रेडर भी नहीं कर सकता। व्हाट इज़ द फीचर ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी? उसकी ब्रांचेज़ होती हैं अपने ही होस्ट कंट्री के अंदर। यहाँ पे हम और कंट्रीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने ही होस्ट कंट्री के अंदर जहाँ की वो कंपनी है। कोई अमेरिकन कंपनी है तो उसके अमेरिका के अंदर ही मल्टीपल ब्रांचेज़ होंगे। दुनिया भर में भी होंगे मगर अमेरिका के अंदर भी होंगे। तो ये एक फीचर है मल्टीनेशनल कंपनी का। बी नहीं, गवर्नमेंट ओन्ड नहीं होती, मोनोपोली नहीं होती और ना ही उसकी ट्रेड्स होती हैं। मैनी प्रोडक्ट्स में ट्रेड नहीं करती। कर सकती है मगर करती नहीं है। आगे चलते हैं हम। देखिए इसमें ये है कि भी अक्सर लोग कहते हैं जैसे कि यूनिलीवर है और फिर और बहुत सारी नेस्ले है, तो बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं। येस, वो बेचते तो हैं, मगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रेड, यानी वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं कि आपके पास एक ये डिफरेंट फील्ड है, फिर ये एक और डिफरेंट फील्ड है, फिर ये एक और डिफरेंट फील्ड है। येस, बहुत सारी मल्टीनेशनल हैं जो कि डायपर्स भी बनाती हैं, चॉकलेट्स भी बनाती हैं, गाड़ियाँ भी बनाती हैं, मगर ये बहुत कम है। तो नॉर्मली होता नहीं है, उनको हम कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट्स कहते हैं उनको। आगे चलते हैं। द टेबल शोज़ ट्रेडिंग फिगर्स फॉर अ बिज़नेस, हमें रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर फाइंड करना है। इन्वेंटरी टर्नओवर का फ़ॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि जो भी आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय योर एवरेज इन्वेंटरी। ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें आपके पास 10 फ़ॉर्मूलाज़ हैं जो कि आपके कॉमर्स में आएँगे। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लें, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास फ़ॉर्मूला है इसका। सो व्हाट हैपेंस हियर, कॉस्ट कितना है 32,000 है डिवाइडेड बाय 4,000। द आंसर इज़ 8। मैं आपके सामने कर भी देता हूँ। 1 मिनट। सो यू हैव 32,000 divided by 4,000 and the answer is 8.
ठीक है। विच एक्शन माइट इम्प्रूव द सेल्स रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस? वेल डेफिनेटली जब अपने वो एडवर्टाइजिंग बढ़ाएगा तो ज़्यादा सेल्स होंगे, ज़्यादा कस्टमर उसके पास आएंगे। कीपिंग मोर स्टॉक नहीं, इसकी कॉस्ट बढ़ेंगी, इससे सप्लायर्स को जल्दी बेच देने से उसका कैश फ्लो ठीक है किसी हद तक इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव तो नहीं होगा, यानी ख़राब होगा, क्योंकि सप्लायर्स को आप फ़ौरन बेच रहे हैं, इसलिए आप यानी सप्लायर्स को आप फ़ौरन पे कर रहे हैं। तो जो पैसा आपके पास आया फ़ौरन आपके बिजनेस से, आपकी जेब से निकल गया वो। रिड्यूसिंग वेजेस अगेन ये भी आपकी इम्प्रूव नहीं करेगा। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली इफेक्ट ऑन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन इफ अ गवर्नमेंट रिड्यूसेस द इंटरेस्ट रेट? इंटरेस्ट रेट आपका कम हो गया, तो जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। तो यानी अब आपके लिए क्रेडिट कार्ड को लेना आसान हो जाएगा। नाउ यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा, यानी जो आपको एक्स्ट्रा पे करना था सूद के हिसाब से, अब वो कम हो गया, आपको बहुत कम एक्स्ट्रा पे करना है। तो क्या होगा कि देन देयर विल बी एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब लोग ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा बाय करेंगे, क्योंकि अब उन्होंने उसी पैसे को वापस करना है विद अ वेरी स्मॉल माइन्यूट अमाउंट एक्स्ट्रा। पहले क्या था, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, तो वो सारा पैसा जो कि उन्होंने खर्च किया है वो उनको वापस भी करना था, अलॉन्ग विद अनदर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो कि इंटरेस्ट था। अब वो कम हो गया तो इनके लिए ज़्यादा आसान हो गया। हालाँकि ये फिर भी ज़्यादा है, मगर अब सूद में ये होता है कि लोग इस बात को नहीं समझते। गवर्नमेंट इज़ इंट्रोड्यूसिंग अ पॉलिसी दैट वुड एनकरेज द यूज़ ऑफ बाइसाइकल्स इंस्टेड ऑफ कार्स। अच्छा, अब इसमें ये सीन है कि बाइसाइकल्स इंस्टेड ऑफ कार्स कर रहे हैं, तो ये आपके पास एक स्ट्रेट पॉलिसी है सस्टेनेबिलिटी। प्रोटेक्शनिज्म हम कहते हैं जब आप इंपोर्ट्स के ऊपर कोटाज लगाएं ताकि बाहर से चीज़ें कम आएँ और आपकी लोकल इंडस्ट्रीज और आपकी लोकल जो मार्केट्स हैं वो फ्लरिश करें, फिर लोकल चीज़ें ज़्यादा लोग खरीदें। प्रॉफिटेबिलिटी ये कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं होती, और कंज्यूमरिज्म भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं होती। ये होती है हमेशा बिजनेस की पॉलिसीज होती हैं। विच रिसोर्स इज नॉन रिन्यूएबल, मेरे ख्याल से ये वाला जो था क्वेश्चन, ये एग्जामिनर ने ऐसे ही बस आखिर में कह दिया कि ये लो फ्री में ले लो मुझसे। बहुत ईजी है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये होगा कि जो चीज़ें ख़त्म यानी हो सकती हैं बहुत जल्दी, जब हम उनकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में करें तो हमारे पास द आंसर इज़ कोल। सिंपल। सोलर तो सूरज रोज़ाना निकलता है क़यामत तक। वाटर भी आपके पास अवेलेबल है, विंड भी आपके पास अवेलेबल है। तो ये था आपके पास मुकम्मल योर 40 एमसीक्यूज़ ऑफ पेपर 1-3 मई जून 2025। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर अप कर लिया। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी इसके अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें नए कॉन्सेप्ट्स थे, खासतौर पर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के एंड सो ऑन। तो वो हमने कवर अप कर लिया। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, एंड फिर हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।